हाय दोस्तों, मैं सुमित कुमार सिंह। आज मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। मैंने जीएस की चीज़ों को बहुत सी चीज़ों को मैंने आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। मैंने जियोग्राफी से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ाया था। अभी बहुत सी सारी चीज़ें बाकी हैं जो आप लोगों को मैं शेयर करूँगा और मैं बताऊँगा कि एजुकेशन लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी महत्वपूर्ण है, इसकी क्या क्या यूज हम एजुकेशन के क्षेत्र में हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ, आज मैं आप लोगों को यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके चलूँगा जो हिंदी लिटरेचर से संबंधित है। आई बात समझ में? तो मैं आप लोगों को हिंदी लिटरेचर से संबंधित चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। हिंदी हमारे दैनिक जीवन में क्यों उपयोगी है, हिंदी की बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में पढ़ूँगा। अच्छी अच्छी घटनाओं के बारे में हम लोग हिंदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छी अच्छी कहानियों के बारे में, उपन्यास के बारे में, निबंध के बारे में, समझ में आ रहा है, महाकाव्य के बारे में। ये सब चीज़ों पर मैं आप लोगों को बहुत एकदम डिटेल्स तरीके से मैं आप लोगों के सामने मैं रखूँगा इस बात को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण शब्दावली है क्या। तो मैं हिंदी साहित्य की जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उस पर मैं चर्चा करूँगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहले कुछ कुछ बच्चों को मैं आप लोगों के सामने मैं एक चीज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहले आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं, समझ में आ रहा है कि क्या सही क्या गलत है, उसके बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण शब्दावली। देखिए, आज का जो यूपीएससी यहाँ मैं बड़ा सी साइड में लिख दे रहा हूँ। कौन सा ऑप्शनल, सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी लिटरेचर। ये हिंदी साहित्य की तलाश है। आई बात समझ में? ठीक। अब देखिए, जो हिंदी लिटरेचर की हमारी जो क्लास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा हिंदी साहित्य की जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, किन किन शब्दावलियों पर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोगों को सही बताना है क्या कौन सी शब्दावली सही है। आई बात समझ में? तो मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण शब्दावली। हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण शब्दावली। अब देखिए, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ हिंदी साहित्य की जो महत्वपूर्ण शब्दावली है। तो मैं विशेषकर से आप लोगों को कुछ चीज़ों को मैं बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। सही बात है। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग कितने परिपक्व हैं। इसमें कुछ कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। आई बात समझिए? तो मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न रख रहा हूँ। आई बात समझ में? देखिए, ये हमारे एक क्या है, वाक्य, ये मेरा क्या है, शब्द है। समझ में आ रहा है? ये क्या एक शब्द है। उसके बाद ये भी, इसको भी आप लोग पकड़िएगा, इसको सही वर्तनी क्या होगा। आप लोग के सामने ये तीन शब्द दिया गया है। आई बात समझ में? तो आप लोग कौन कौन से बता सकते हैं इसमें तीनों में कौन सा शब्द सही है? तो आप लोग बता सकते हैं? चलिए आप बता दीजिए। ये सही है। चलिए भाई, आपने सही बोला। और भी इसमें कौन कौन से लोग हैं जो बता सकते हैं कि ये सही है? बोलिए। ठीक ठीक ठीक, आपने भी क्या कहा? सही है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। चलिए आप बताइए इसका सही वर्तनी क्या होगा। ठीक, देखिए, ठीक क्या बोल रहे हैं? उ ज ज व ल। आपने ये बताया? चलिए चलिए ठीक है। और भी बच्चों जो है जो बताएं कौन सा सही है इसमें। ठीक, और भी इसमें आप लोगों को बताएं कौन सा सही है इसमें है। ठीक, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसकी वर्तनी। जैसे मान अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति में कोई बताए? ठीक ठीक,
कोई कह रहा है बड़ा सौ, कोई कह रहा है छोटा सौ, ऐसे 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 चीज़ों आप लोग बता रहे थे, तो भाई इसको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये तीनों जो शब्द हैं ये क्या है, अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध। इसको हम सही रूप में लिखेंगे, ये भी आप लोगों ने गलत बताया है। तो शुद्ध जो उज्ज्वल का जो उच्चारण होता है, मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो शुद्ध रूप में क्या हो जाएगा, उ ज व ल, क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। अब अतिशयोक्ति में होता क्या है, अतिशयोक्ति में ये जो बड़ा वाला स्वर है ना, हाफ है, इसको हम क्या करेंगे, फुल कर देंगे। अब इसका जो सही सही उच्चारण यह हो गया, अतिशयोक्ति। समझ में आ रहा है। ऐसे समझिए, आई बात समझ। ये इसका क्या है, शुद्ध रूप है। अब श्रृंगार में तो हमेशा कंफ्यूजन होती है कि श्रृंगार में होता क्या है। तो इस श्रृंगार अब हर जगह यही वाक्य देखिए, यही क्या देखें, यही शब्द का हम प्रयोग देखेंगे। आई बात समझ में। श्रृंगार में हमेशा, लेकिन असली श्रृंगार जो होता है गूगल पर भी देखेंगे तो यही आएगा। इंग्लिश में अगर श्रृंगार देखेंगे तो इस कन्वर्टिंग में जो वर्ड आएगा तो यही आएगा। देखिए श्रृंगार का असली मतलब होता है ये श्रृंगार। ये तीनों इसका क्या है, शुद्ध रूप है। ये क्या है, क्या है, शुद्ध। समझ में आ रहा है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ऐसे हिंदी साहित्य में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां, उस पर आप लोग विशेष कर ध्यान देते हुए हम लोग चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मेरा, हिंदी साहित्य के बारे में आप लोगों को मैं चर्चा करूंगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं हिंदी साहित्य के बारे में आप लोगों को बता दूं। हिंदी साहित्य, अब इसके बारे में आप लोग सोचिए समझिए। देखिए सबसे पहले मैं हिंदी के बारे में बता दूं। हिंदी हमारी एक प्रकार की क्या है, भाषा है। समझ में आ रहा है। जो विशेषकर कहाँ बोली जाती है, उत्तर भारत में बोली जाती है। हिंदी क्या है, एक प्रकार की क्या है, भाषा है, जो विशेषकर कहाँ बोली जाती है, हमारे उत्तर भारत में इसका क्या किया था, प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है। बोली जाने वाली, मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि हिंदी क्या एक प्रकार की भाषा है, जो मोटे तौर पे कहाँ बोली जाती है, उत्तर भारत में क्या होती है, बोली जाती है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हिंदी क्या है, एक प्रकार की भाषा है। कहाँ कहाँ बोली जाती है, उत्तर भारत, उत्तर भारत। ये राष्ट्रभाषा नहीं घोषित हो सका। आई बात समझ में। कहाँ कहाँ बोली जाती है, उत्तर भारत में भाषा का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है। तो उत्तर भारत में कौन कौन से आप लोगों को पता होनी चाहिए, उत्तर भारत में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली। समझ में आ रहा है। एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब इलाकों में क्या बोला जाता है, ये हिंदी शब्द का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है। हिंदी को बहुत कोशिश किया गया कि ये क्या क्या हो जाए, हमारी राष्ट्रभाषा बन जाए, लेकिन ये राष्ट्रभाषा हो नहीं पाई। समझ में आ रहा है। ये एक क्या हो जाए, राज्य भाषा ही बन के क्या हो गई, रह गई। क्योंकि इस पर बहुत बड़ा विवाद है। समझ में आ रहा है। क्योंकि साउथ वाले सोचते हैं कि हमारा जो तेलुगु है, तमिल, मलयालम जो भी भाषा है उनको रखने के लिए, लेकिन हमारी पूरी उत्तर भारत में, नहीं पूरी, अक्सर पूरी भारत की बात मैं बात करूँ, साउथ को छोड़ करके उत्तर भारत की मैं बात करूँ, वहाँ पे क्या शब्द हिंदी का ही अक्सर हम क्या करेंगे, प्रयोग ज़्यादा मिलेगा। तो उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आ सकते हैं, मैं आप लोग को बता दूं। यूपी, बिहार, क्या क्या आ जाएगा, यूपी, बिहार और क्या, हरियाणा। हिंदी में लिख दे रहा हूँ, हिंदी साहित्य है ना, हरियाणा। हरियाणा के बाद क्या क्या आ जाएगा आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, राजस्थान। राजस्थान में भी क्या होती है, हिंदी बोली जाती है। समझ में आ रहा है। राजस्थान के बाद क्या आएगा, अब ऐसे चलिए, दिल्ली भी है ना हमारी, दिल्ली के बाद आप लोग बताइए, दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़। बाकी उत्तर भारत में बहुत हिमाचल प्रदेश भी है, कुछ कश्मीर में भी कुछ हिंदी वहाँ पे क्या कहते हैं, यूज किया जाता है। यानी ये सब क्या होती है, हिंदी एक प्रकार की हमारी क्या भाषा है। समझ में आ रहा है। हिंदी एक प्रकार की क्या है, भाषा है, जो मोटे तौर पे क्या होता है, उत्तर भारत में बोली जाती है। आई बात समझ में। इसको आप लोग सेंटेंस में कंप्लीट कर लेंगे आराम से।
अब देखिए हिंदी के बारे में मैंने बता दिया, पहले मैंने क्या किया, हिंदी के बारे में मैंने आप लोगों के सामने रखा। अभी लिटरेचर अभी हम लोग को चल नहीं रहा है, तो लिटरेचर के बारे में समझने के लिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, उसका हम अध्ययन आसानी से करेंगे, तब आगे मैं बढ़ूंगा। आई बात समझ में? तो यहाँ तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को साहित्य यानी लिटरेचर की तरफ चल रहा हूँ, साहित्य की तरफ कदम बढ़ा रहा हूँ। अब ये साहित्य को समझने के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानना पड़ेगा। अब समझिए साहित्य होता क्या है। अब साहित्य को हम कहते हैं इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। हिंदी ग्रामर यानी व्याकरण से रिलेटेड होते हैं, सबसे एकदम सिंपल चीज़ों के बारे में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने वाग्मय का नाम सुना होगा आपने, क्या वाग्मय शब्द का प्रयोग। तो होता क्या है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वाग्मय, वाग्मय देखिए ये जो वाग्मय होता है, वाग्मय होता क्या, मैं आप लोगों के सामने चर्चा कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। इसके बाद मैं एक सिंपल सी एक परिभाषा बताऊंगा, जिससे आप लोग हिंदी साहित्य में बहुत अच्छी तरीके से आप क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे हर जगह। मानो हर जगह नहीं, मतलब कभी कभी इसके बारे में चीज़ों के, क्योंकि यहाँ से ही हम क्या करेंगे, लिटरेचर को समझेंगे, तब हम साहित्य के बारे में जो भी चीज़ें गद्य पद जो भी चीज़ें आएगा उसके बारे में आप लोगों को चर्चा करूँगा। देखिए जो वाग्मय होता है, वाग्मय का हम संधि विच्छेद करेंगे। वाग्मय शब्द, इसका जब हम संधि विच्छेद होगा तो होगा क्या, देख लीजिए। वाक प्लस मैं क्या हो जाएगा, वाग्मय। वाक प्लस मैं। अब ये हुआ कैसे, क्योंकि ये क है, अब ये क्या है, अंगव है। इसके बारे में आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कोई भी हम क्या करेंगे, शब्द हम बनाते हैं, तो सबसे पहले जो इसमें जो ये मात्रा है अंगव, अंगो क्या है, क से, देखिए क से ये कौन नंबर पे आएगा, अंगव 5वें नंबर, यानी पंचम ध्वनि होता है। क्या होता है, पंचम ध्वनि। क क्या है, सबसे पहला वाला है। तो ये पंचम जो ध्वनि शब्द का जो हम प्रयोग करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो वाक है, समझ में आ रहा है, पंचम ध्वनि का अंग है, तो क्या बन जाता है, वाग्मय बन जाता है। जैसे और भी चीज़ों के बारे में आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। जैसे मान लीजिए क के बाद अंगो आ गया, क के बाद क्या आ गया, अंगो आ गया। चौ के बाद यहाँ आ गया, चौ के बाद क्या आ गया, यहाँ। ये भी क्या है, पंचम ध्वनि है। अब उसके बाद से मैं आप लोग बता दूं, ट के बाद क्या, ड़ आता है। ट के बाद क्या आता है, ड़। ये सब क्या है, इसकी पंचम ध्वनि है, समझ में आ रहा है। अब प के बाद क्या आता है, म आता है। प के बाद क्या आता है, म आता है। ये सब क्या है, पंचम ध्वनि है। यानी जो हम वर्णमाला, जो हिंदी वर्णमाला का जो प्रयोग करते थे, इसमें ये सब क्या है, पंचम ध्वनि आते हैं। क च ट प, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, क च ट प। आई बात समझ में। तो मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो वाग्मय है, अंगस जो शब्द है वो क से क्यों बना है। यानी क क्या, उसी का क्या पहला ध्वनि है, ये क्या है, पंचम ध्वनि है। तो हम जब भी क आ जाएगा तो इसमें क और म को जोड़ देंगे तो क्या, अंगो, इसको जोड़ देंगे तो क्या, वाग्मय हो जाएगा, अंगो बन जाएगा। क को हटा करके हम क्या करेंगे, पंचम ध्वनि का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, देखिए जैसे गंगा, एक शब्द में लिख रहा हूं गंगा, देखिए गंगा। अब गंगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या आप लोग बता सकते हैं, गंग अंग गा, ये क्या हो जाएगा, गंगा। समझ में आ रहा है। इसमें पंचम ध्वनि क्या है, अंग है। आई बात समझ में। उसके बाद गंदा। अब देखिए जो गंदा है, अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें पंचम ध्वनि क्या है, न है। आई बात समझ में। उसके बाद से मैं गंभीर, गंभीर, तो गंभीर में पंचम ध्वनि क्या, म है। ये शब्द क्या होते हैं, इसमें यूज होते हैं। आई बात समझ में। तो ये क्या है, पंचम ध्वनि है। तो अब वाग्मय के बारे में आप लोगों को मैं चर्चा करूंगा, वाग्मय होता क्या है। तो वाग्मय के बारे में आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। तो होता क्या है वाग्मय, मैं यहाँ पे समझो आप इसके बारे में। ये तो हमने इसे डिटेल में आप लोगों को बता दिया। वाग्मय,
मैंने क्या बताया इसका संधि विच्छेद, वाक प्लस मैं। अब देखिए वाग्मय की परिभाषा होती क्या है। जैसे हम किसी भाषा को क्या करते हैं, लिखते हैं, समझ में आ रहा है, या मौखिक रूप या लिखित रूप, समझ में आ रहा है। मौखिक रूप या लिखित रूप में हम क्या करते हैं, भाषा मौखिक या लिखित रूप में क्या करते हैं, भाषा में प्रस्तुति यानी अभिव्यक्ति, वही क्या कहलाती है, वाग्मय कहलाती है। सिंपल शब्दों में हम क्या क्या लिख लेंगे कि सबसे पहले मैं इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, मौखिक लिखित भाषा में प्रस्तुत अभिव्यक्ति, समझ में आ रहा है, चाहे भाषा मौखिक हो या लिखित हो, समझ में आ रहा है। और भाषा में प्रस्तुत क्या होती है, जो भी अभिव्यक्ति होगी उसी को हम क्या कहेंगे, वाग्मय कहेंगे। आई बात समझ में। तो मैं सिंपल शब्दों में आप लोगों को यहां लिख दे रहा हूं, मौखिक, अभी आपका डेफिनेशन में लिखवाऊंगा इसका, लिखित, ठीक। देखिए मौखिक लिखित क्या होता है, भाषा में प्रस्तुत अभिव्यक्ति, भाषा में प्रस्तुत अभिव्यक्ति। अभी होता क्या, मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। हम क्या करेंगे, मौखिक या लिखित कोई भाषा हो, भाषा में क्या हो, मौखिक या लिखित रूप में भाषा में क्या होती है, प्रस्तुति की जो अभिव्यक्ति होती है। अब देखिए वाक का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जो वाग्मय जो मैंने लिखवाया, वाक प्लस मैं, अब इसको समझिए पहले, ये क्या हो जाएगा, भाषा, समझ में आ रहा है। जो भाषा जो होती है हम क्या लिखेंगे, जो भी भाषा, समझ में आ रहा है, भाषा के द्वारा या माध्यम से प्रस्तुत अभिव्यक्ति, क्या होता है, ये भाषा के द्वारा या क्या होता है, माध्यम से प्रस्तुत अभिव्यक्ति को हम क्या कहते हैं, वाग्मय कहते हैं। आई बात समझ में। तो हम सिंपल सी शब्दों में आप लोग इसकी परिभाषा होती है। मैंने लिखा मौखिक या लिखित रूप में, यानी भाषा में क्या होगी, अभिव्यक्ति होगी। उसके बाद मैंने वाक को हम क्या कहते हैं, भाषा। और भाषा से रिलेटेड क्या होता है, जो भी भाषा का हम प्रयोग करेंगे क्या होगा, जो भी भाषा में भाषा के द्वारा या माध्यम से प्रस्तुति की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, वाग्मय कहलाती है। आई बात समझ में। तो मैं सिंपल शब्दों में मैं आप लिखवा दे रहा हूं, क्या होती है, जो भी भाषा, हम किसी की भाषा को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, समझ में आ रहा है। जो भी भाषा में या, अब देखिए इसमें होता क्या है, जो भी भाषा में या भाषा के द्वारा, क्या होता है, भाषा के द्वारा माध्यम से प्रस्तुति, भाषा के द्वारा माध्यम, क्या होता है, भाषा के द्वारा माध्यम से क्या होगी, प्रस्तुति होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, अभिव्यक्ति, प्रस्तुति, अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, वाग्मय, वाग्मय कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आई बात समझ में। नोट कर लिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस साइड वाले को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए मैं आप लोगों को आगे कुछ चीज़ों के बारे में बता दे रहा हूँ। ये जो भाषा, अब आप लोग भाषा के बारे में समझेंगे, ये भाषा होता क्या है। भाषा को हम दो रूपों में बांटते हैं, व्यापक और सीमित, समझ में आ रहा है। ये जो भाषा होती है दो तरीके से होती है भाषा, एक क्या होती है व्यापक, एक क्या होती है सीमित। अब देखिए व्यापक और क्या होती है, सीमित होती है। सीमित के बारे में, अब इसमें होता क्या है, भाषा के क्या होते हैं, दो रूप मैंने मान लिया। तो देखिए जो व्यापक रूप से जो बोली जाती है, यानी संकेतों की भाषा होती है, क्या होती है, संकेतों के माध्यम से
जैसे उसमें कौन कौन सी भाषा संकेतों के माध्यम से आ सकती है? पशु पक्षियों की भाषा, वो क्या क्या कहलाती है? व्यापक होती है। समझ में आ रहा है? पशु पक्षियों की जो भाषा वो क्या व्यापक होगी। आई बात समझ में? अब एक क्या होती है सीमित रूप, सीमित में हम क्या करते हैं? शब्दों की भाषा, चाहे मौखिक हो या लिखित हो। आई बात समझ में? जो संकेतों के रूप में हम समझते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ये संकेतों की भाषा होती है। व्यापक क्या होती है? संकेतों के माध्यम से। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? पशु पक्षियों की भाषा, क्या हो जाएगा? पशु पक्षियों, समझ में आ रहा है? जो जानवर है चाहे पशु पक्षियों की क्या हो जाएगी? भाषा हो जाएगी। पशु पक्षियों की भाषा। आई बात समझ में? तो व्यापक जो होती है भाषा के दो रूप, व्यापक और सीमित। व्यापक में क्या? पशु पक्षियों के संकेतों के रूप में किसी चीज को हम क्या करें? संकेत से हम क्या क्या हो रहा है समझ जाते हैं। जैसे जानवरों की जो भाषा, जो भी जानवर या पशु पक्षी, वो क्या है? उनकी एक अपनी क्या होती है? लैंग्वेज होती है, जो संकेतों के रूप में वो क्या करते हैं? समझ जाते हैं। अब एक सीमित भाषा होती है, तो शब्दों की जो भाषा होती है वो क्या कहलाती है? सीमित भाषा। शब्दों की भाषा मैंने भी क्या क्या बताया? एक सांकेतिक रूप में, एक क्या होती है? शब्दों की भाषा। और शब्दों की भाषा में दो तरह की हो सकता है, या मौखिक हो सकता है या लिखित हो सकता है। समझ में आ रहा है? या मौखिक हो सकता है या क्या हो सकता है? लिखित हो सकता है। अब मैं वाग्मय को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, अब इसके बारे में आप लोग समझेंगे। वाग्मय को 3, वार्ता, शास्त्र और साहित्य के बारे में। यहाँ से आप लोगों का साहित्य का क्या हो जाएगा? उद्भव हो जाएगा। अब साहित्य के बारे में आप लोगों को सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ वाग्मय। क्या लिख रहा हूँ? वाग्मय। वाग्मय। अब ये जो वाग्मय होते हैं इसको तीन तीन तरह से मैं बात दे रहा हूँ। पहला